दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ अबाउट मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कौन सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ब्रीथिंग गैसियस एक्सचेंज होते हैं इन द लंग्स। तो उसी के बारे में आज का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड द मसल्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। हमारे पास दो किस्म की मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। एक को हम कहते हैं प्राइमरी और मेजर मसल और दूसरा है एक्सेसरी मसल। प्राइमरी मसल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर द नॉर्मल ब्रीथिंग। जो हम नॉर्मल कंडीशन में क्वाइट ब्रीथिंग करते हैं तो उसी दौरान जो मसल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी और मेजर मसल। ये मसल बेसिकली इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो थोरेसिक केज होता है हमारा रिब केज, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लाइक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन थोरेसिक केज का जो साइज़ है वो बढ़ जाते हैं एंड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन एट रीपोजिशन एट्स टू एट्स अब प्राइमरी मसल जो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है दैट इंक्लूड डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इसी तरह जो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है दैट इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब एक्सेसरी मसल्स की तरफ आते हैं तो वो मसल जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फोर्सफुल रिस्पिरेशन में एक तो प्राइमरी मसल भी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल मसल हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी एंड दैट एडिशनल मसल्स इज़ नोन एज एक्सेसरी मसल। तो एक्सेसरी मसल जो इन्वॉल्व है इन द इंस्पायरेशन दैट इंक्लूड्स sternocleidomastoid, spleen, anterior serratus, elevator of scapulae. These are the additional muscles to the diaphragm and external intercostal muscle which involve during the forceful inspiration. इसी तरह forceful expiration में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स जो है वो भी इन्वॉल्व होंगे। ये मसल्स दिया गया है। तो प्राइमरी मसल्स विच इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम, और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल है दैट इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। सो प्राइमरी मसल्स जो हमारे पास है वो तीन हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम। इसके अलावा जितनी भी मसल है दैट आर द एक्सेसरी मसल जो कि प्राइमरी मसल के साथ साथ इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब जब ये मसल मोमेंट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो हमारा जो थोरेसिक केज है, जिस तरह मैंने बता दिया कि इस में चेंजेस आएंगे ड्यू टू एट्स मोमेंट। इंस्पायरेशन के दौरान उसका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान उसका साइज़ वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। अब जो साइज़ इंक्रीज़ होते हैं ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन दैट इज़ इन टू डायरेक्शन। वन इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे और पीछे से ये दोनों साइड से ये एक्सपैंड होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थोरेसिक केज है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सटेंशन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगा, पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड होगा और एंटीरियरली भी एक्सटेंड होगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसवर्सली भी एक्सपेंड होगा। तो ऑल डायरेक्शन में इसका जो एक्सपेंशन है वो होंगी, इसकी वजह से पूरा थोरेसिक केज जो है वो उसकी साइज़ इंक्रीज़ होंगे। और ये साइज़ इंक्रीज़ क्यों होते हैं? ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ द रेब्स, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारे रेब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। याद रखिए कि जो 12 पेयर ऑफ द रेब्स हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जो ट्रू रेब्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो फ्लोटिंग रेब्स हैं नीचे वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो फर्स्ट रेब है जिसको हम एटिपिकल रेब कहते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब तीसरा मोमेंट जो है वो वर्टिकल डायमीटर है, यानी जो
कॉलम अपवर्ड डायरेक्शन डायमीटर है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, और वो ड्यू टू द डिसेंट एंड द डायफ्राम, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम कंट्रैक्ट होते हैं। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होते हैं तो वो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो नीचे जब डायफ्राम मूवमेंट करते हैं तो लेंथ वाइज भी थोरेसिक केज में इंक्रीज़ आ जाते हैं। तो ये याद रखें कि ड्यूरिंग द ब्रीथिंग जो थोरेसिक केज है उसकी डायमीटर इंक्रीज़ होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियरली, ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली। इसके बाद जब थोरेसिक केज के अंदर इंक्रीज़ आएंगी, चेंज इन साइज़ आएंगे, तो साथ ही साथ जो इसके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं उसमें भी ड्यू टू द मोमेंट चेंजेस आएंगे। जिस तरह इंस्पायरेशन में हमने बात की कि थोरेसिक केज जो है वो एनलार्ज होते हैं, तो थोरेसिक केज के इनलार्जमेंट की वजह से इनसाइड द थोरेसिक कैविटी नेगेटिव प्रेशर वो जनरेट हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव प्रेशर जो है, नेगेटिव प्रेशर का एग्जांपल इस तरह है कि एट अट्रैक्ट एवरीथिंग लाइक सक्शन, जिस तरह सक्शन होते हैं वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर भी उसी की तरह फंक्शन करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो चुके हैं, दैट विल अट्रैक्ट द लंग्स टूवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से लंग जो है वो एक्सपेंड होगा। अब राइट लंग के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा, दोनों साइड पे, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, इस तरह लेफ़्ट लंग की राइट एंड लेफ़्ट साइड दोनों पर इसका एक्ट होगा, तो ओवरऑल जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। इसके अपोजिट एक्सपायरेशन के दौरान जब थोरेसिक कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ होते हैं तो लंग्स की साइज़ भी डिक्रीज़ होंगे और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। अब कंप्लाइंस क्या चीज़ है? सो ड्यूरिंग द प्रेशर चेंजेस, जब एयर इंस्पायर हम करते हैं या एक्सपायर करते हैं तो इसी दौरान थोरेसिक कैविटी या लंग्स के अंदर प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं। तो जब हम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आते हैं इन द वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लाइंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर की वजह से या 1 न्यूटन फोर्स की वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में 5 ml चेंजेस आते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी कंप्लाइंस 5 ml है। ठीक है, अगर 10 है तो उसका कंप्लाइंस 10 होगा। मतलब ये है कि कितना वॉल्यूम चेंज आते हैं विद द यूनिट चेंज इन प्रेशर, इसको हम कंप्लाइंस कहते हैं। अब अगर किसी लंग्स के अंदर पैथोलॉजी है, लाइक फाइब्रोटिक लंग्स हैं, तो वो स्टिफ होगा, उसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है उसके लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो उसकी कंप्लाइंस भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लंग में 5 ml चेंज आते हैं विद द 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसका कंप्लाइंस होगा 1, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 1, तो इसका कंप्लाइंस जो है वो 1 होगा। वॉल्यूम चेंज तो 5 आते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेशर भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके कंप्लाइंस कम होगी। तो जितना लंग स्टिफ होगा उसकी कंप्लाइंस कम होगी। जो नॉर्मल कंप्लाइंस है वो हमारे पास है 200 टू 220 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर के साथ जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम चेंज आती है, दैट इज़ 200 टू 220 ml। अब दो कंडीशन हैं जिसमें हम कंप्लाइंस को कैलकुलेट करते हैं। एक है स्टैटिक कंप्लाइंस, यानी जब कोई ब्रीथिंग नहीं होती, स्टैटिक कंडीशन हो, तो उसके दौरान जो कंप्लाइंस होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक कंप्लाइंस। और जो ब्रीथिंग के दौरान जब हम कंप्लाइंस को कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक कंप्लाइंस। अब लंग के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकते हैं या कितना वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम वो एक्सपायर कर सकते हैं, तो हमारे पास लंग्स के अंदर 4 किस्म की वॉल्यूम होती है। पहला वन है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। जितना वॉल्यूम हम इंस्पायर करेंगे इतने ही वॉल्यूम हम एक्सपायर करेंगे, अगर लंग्स जो है वो नॉर्मल हो, उसका कंप्लाइंस नॉर्मल हो। तो सच टाइप ऑफ volume which we can inspire or expire during normal breathing is called tidal volume, or normal tidal volume of the adult
जो है वो 500 ml है, लेकिन अगेन ये वेरी करते हैं वेट के साथ, क्योंकि हम तो बच्चों में टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 नहीं ले सकते, या एग्जैक्ट ये 500 तो नहीं होगा एडल्ट में। तो इसीलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं इन रिलेशन विद एज विद वेट, दैट इज़ 6 to 8 ml पर kg। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 kg का है तो उसका टाइडल वॉल्यूम 60 to 80 होगा, ठीक है। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने टाइडल वॉल्यूम तो सीख लिया कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग में जो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, लेकिन अगर हम जो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर करते हैं इसके साथ कोई एडिशनल वॉल्यूम हम इंस्पायर करें, सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हमारे लंग्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली भी कुछ एयर जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 3.3 लीटर। इसी तरह अगर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ एडिशनल कोई वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है लंग्स, तो इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो हम नॉर्मल की बात करते हैं, ये इंस्पायर या एक्सपायर हो, लेकिन अगर फोर्सफुली टाइडल के साथ एडिशनल है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर फोर्सफुली एक्सपायर टाइडल वॉल्यूम के साथ एडिशनल है तो दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्थ वन है रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम क्या होता है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि अगर हम फोर्सफुली भी इंस्पायरेशन, तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, ठीक है, तो उसी दौरान जो वॉल्यूम एयर में लंग्स में रह जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजिजुअल वॉल्यूम। यानी एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे, फिर इसके साथ एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर करेंगे क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके बाद जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है दैट इज़ कॉल्ड रेजिजुअल वॉल्यूम, एंड दैट इज़ अबाउट 1200 ml यानी 1.2 लीटर है। अब ये वॉल्यूम क्यों रह जाती है इनसाइड द लंग? एक इसलिए ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है। और दूसरा ये कि जब हम ब्रीथिंग नहीं करते, कुछ पास लेते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो उसी दौरान जो ब्लड आते हैं टुवर्ड द लंग उसको वो एयर प्रोवाइड कर लें। और तीसरा ये कि जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान जो होल्ड लेते हैं तो उसी दौरान भी ये ब्लड को एयर प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम्स, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जो कि नॉर्मल ब्रीथ। अगर इसी नॉर्मल के साथ साथ एडिशनल कोई वॉल्यूम हम लेते हैं तो दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के साथ कोई एडिशनल वॉल्यूम लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में वॉल्यूम रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजिजुअल वॉल्यूम। अब आते हैं टुवर्ड द कैपेसिटीज़ कि लंग्स के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो एयर को इंस्पायर या एक्सपायर या स्टोर कर सकें। तो इसीलिए हमने 4 कैपेसिटीज़ जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। एक है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक लंग्स के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो वॉल्यूम को इनहेल करें, ठीक है। तो इसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन हमारे लंग्स के अंदर कितनी एबिलिटी होनी चाहिए? एक तो वो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं, दूसरा वो इंस्पायरेटरी रेजिजुअल वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 3.8 लीटर। दूसरा है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये है कि अगर हम एक डीप सांस लें, डीप ब्रीथ लें, तो इसके बाद लंग्स कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये बात भी अंडरस्टूड है कि डीप ब्रीथ में हम कितना वॉल्यूम लेते हैं। एक तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, इसके साथ साथ हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं, ये तो हम ले सकते हैं। फिर एक्सपायर क्या कर सकते हैं? एक्सपायरेटरी रेजिजुअल वॉल्यूम। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रेजिजुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस tidal volume which is equal to 4.8 liter. The third one is the functional residual capacity. फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी ये है कि अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लें, जिस तरह हम टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं, इसके बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम रह सकते हैं, तो वो हमारे पास है एक्सपायरेटरी रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम।
विच इज़ इक्वल टू 2.2 लीटर। और फोर्थ वन है टोटल लंग कैपेसिटी। सम ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज़ इंस्पायरेटरी, वाइटल प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इनको हम कंबाइन करके जो कैपेसिटी लेते total lung capacity is the sum of all volume which include inspiratory residual, expiratory residual, tidal volume and residual volume कि लंग्स के अंदर कितना एयर आ सकते हैं कम्प्लीटली, तो इसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 6 लीटर। इसके बाद हम आते हैं मिनट वेंटिलेशन की तरफ। सो मिनट वेंटिलेशन क्या है? हमने पहले टाइडल वॉल्यूम सीखा, ठीक है, कि हम नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में कितना वॉल्यूम ले सकते हैं या दे सकते हैं। और इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी रेट सीखा था कि हाँ कि 1 मिनट में कितना ब्रीथिंग हम ले सकते हैं। सो मिनट वेंटिलेशन हम इसे कहते हैं कि 1 मिनट में हम कितना एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिस्पायरेटरी रेट विच इज़ इक्वल टू, अगर हम नॉर्मल लें तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 6 लीटर। लेकिन अगेन ये डिपेंड करते हैं वेट के ऊपर कि अगर बच्चा है तो उसकी टाइडल वॉल्यूम कम होगा लेकिन रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होगा, फिर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब मिनट वेंटिलेशन में वेरिएशन आ सकते हैं पैथोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, यानी नॉर्मल कंडीशन और डिजीज़ में भी। तो डिजीज़ में तो ये होता है कि मिनट वेंटिलेशन कम होगी क्योंकि या तो रिस्पायरेटरी रेट कम होगा या टाइडल वॉल्यूम कम होगा। लेकिन कुछ नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें भी इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, लाइक वॉलंटरी हाइपर वेंटिलेशन। अगर हम खुद डीप ब्रीथ लेना चाहते हैं या ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम ज़्यादा ब्रीथ लेते हैं, इस तरह इमोशनल कंडीशन में भी हमारा ब्रीथिंग ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी में भी होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अक्सर जो हमारा रिस्पायरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम वो ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच आर मेंशन हेयर द मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज, और पैथोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट डिजीज़ की वजह से फिर ये कम हो सकते हैं। एक टर्म यूज़ होता है मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम और मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी, कि हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है या रिस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें कितना कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन ले सके 1 मिनट में। तो वो मेल के अंदर है 150 टू 170 लीटर और फीमेल के अंदर है 80 टू 100 लीटर पर मिनट। यूजुअली अगर हम ऊपर की तरफ देख लें सो इट इज़ 6 लीटर, लेकिन ये 6 लीटर 150 तक जा सकते हैं। लंग्स के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है। अब आते हैं टुवर्ड द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। तो हमारे पास 2 किस्म की वेंटिलेशन, एक है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन है, हम किसे कहते हैं, वो वेंटिलेशन जिसमें एयर जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक और एटमॉस्फेयर के दरमियान अंदर बाहर जाते हैं। ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाती है। तो लंग्स और एटमॉस्फेयर यानी हमारी बॉडी और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होती है दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। और ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि हम पहले इंस्पायरेशन लेते हैं, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इंस्पायरेशन लें इसके बाद दूसरा इंस्पायरेशन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के दौरान एयर बॉडी के अंदर आएंगे एटमॉस्फेयर से, और एक्सपायरेशन के दौरान एयर बॉडी से बाहर जाएंगी टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। दूसरा है एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन ये है कि जो एयर हमने एटमॉस्फेयर से लिया है लंग में, तो वो पूरे के पूरे जो है हमारे साथ एल्वियोलाई से पास आउट नहीं होते, बल्कि उसमें से कुछ जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, या तो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसको इंट्रैप करते हैं या वेस्ट हो जाते हैं। तो जो वॉल्यूम यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमने बात की थी कि जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसमें कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, वहाँ पर जस्ट पैसेज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज ओनली रिस्पायरेटरी यूनिट में होते हैं। तो वो जो रिस्पायरेटरी यूनिट के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो एयर लॉस होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको हम डेड स्पेस एयर कहते हैं, ठीक है। तो हम एल्वियोलर वेंटिलेशन को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? टाइडल वॉल्यूम हम लेते हैं लेकिन उसमें से कुछ वेस्ट होते हैं डेड स्पेस में,
ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाइड बाई रिस्पायरेटरी रेट विच इज़ अगर हम नॉर्मल की ले सो दैट इज़ इक्वल टू 4.2 लीटर। तो अगर हम 6 लीटर एयर को एटमॉस्फेयर से ले तो ब्लड में कितना जाएगा, एल्विलाई से कितना डिफ्यूज होगा, दैट विल बी 4.2 लीटर। इसमें से जो 1.8 लीटर है दैट गोज़ टू द डेड स्पेस एंड इज कॉल्ड वेस्ट एयर या डेड स्पेस एयर। अब डेड स्पेस तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक का वो हिस्सा जिसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, जस्ट एयर फ्लो होती है। अब हमारे पास डेड स्पेस के 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो स्ट्रक्चर्स हैं अब द रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसमें ब्लड की जो एयर है इसकी पैसेज तो होती है लेकिन कोई ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं होती। इसमें इंक्लूड किया है जो हमारा नोज से लेकर टर्मिनल ब्रैक्यूल तक जितने भी जो ट्रैक का हिस्सा है दैट इज कम्स अंडर द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हम किसे कहते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस 2 एडिशनल वॉल्यूम। अब 2 एडिशनल वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि नॉन फंक्शनल एल्विलाई में मौजूद हो। अगर एल्विलाई जो है वो इंजर्ड है या वो फंक्शनल नहीं है और उसमें एयर जाते हैं सो दैट कम्स अंडर द वेस्टेड एयर एंड द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। दूसरा वो एल्विलाई जो कि नॉर्मल तो है लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, तो अगर एयर जाएंगे तो वो एक्सचेंज किसके साथ होगा, किसी के साथ भी नहीं, तो उसको भी हम डेड स्पेस में इंक्लूड करेंगे। नॉर्मली जो दोनों डेड स्पेस है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल दैट इज इक्वल टू 150 ml नॉर्मल एडल्ट में, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रिस्पायरेटरी डिजीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सी एल्विलाई जो है वो रप्चर हो जाते हैं और गैस जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। एक और टर्म्स यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो या VQ रेशो हम इसको कहते हैं। VQ रेशो क्या है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द वेंटिलेशन एंड ब्लड, कि कितना ब्लड जो है वो लंग्स कैपिलरीज में आते हैं और उनमें से कितना वॉल्यूम जो ऑफ द एयर जो है उसके साथ डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम VQ रेशो कहते हैं। सो VQ रेशो इज इक्वल टू एल्विलर वेंटिलेशन डिवाइड बाय पल्मोनरी ब्लड। तो अब एल्विलर वेंटिलेशन तो हमने कैलकुलेट किया पहले कि टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की है आप लोगों की आसानी के लिए, तो एट द एंड जो हमारे पास VQ आती है दैट इज रेशो आती है दैट इज 0.84, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, 0.84 जो है ये हमारे पास नॉर्मल VQ रेशो है। लेकिन अगेन इसमें वेरिएशन आ सकती है, तो हम नॉर्मल VQ तब कहेंगे जब ये 0.8 से लेकर 1.2 तक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वेंटिलेशन ज़्यादा है और ब्लड सप्लाई कम है तो इसी दौरान VQ रेशो जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हमारे पास वेंटिलेशन नॉर्मल है और ब्लड सप्लाई कम है तो हमारे जो VQ रेशो है, वेंटिलेशन नॉर्मल है और ब्लड सप्लाई कम है तो VQ रेशो ज़्यादा होगा। अगर वेंटिलेशन कम है और ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो VQ कम होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन, वेंटिलेशन ज़्यादा है परफ्यूजन कम है, ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है, तो आपका VQ ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, VQ इस कंडीशन में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर परफ्यूजन है और वेंटिलेशन नहीं है तो इसी दौरान VQ फिर कम होगा और इसको हम कहते हैं शंट या वेस्टेड ब्लड। अब कुछ रिस्पिरेटरी डिजीज़ हैं लाइक रिस्ट्रिक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज़ एंड ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी। जितनी भी लंग्स की डिजीज़ होती है उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, बल्कि 3 में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड थर्ड वन इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया या कुछ वायरस की वजह से काज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें एक्सपायरेशन नॉर्मल है लेकिन इंस्पायरेशन जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, हम सही तरह से एयर जो है वो अंदर की तरफ नहीं ले सकते, ठीक है।
तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिमूव होते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजनेशन जो है वो सही तरह से नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन कम लेते हैं। इनमें से जो इंक्लूडेड डिजीज़ है दैट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस, फ्लैट चेस्ट लाइक जिस तरह ब्रोकन रिब्स में होते हैं, डायफ्राम पैरालिसिस एंड प्लूरल एफ्यूजन। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आपके साथ इंस्पायरेशन ठीक होता है, लेकिन एक्सपायरेशन जो है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। जो एयर आप इंस्पायर करते हैं और उसकी अपोजिट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो सही तरह से एक्सपायर आउट नहीं होते, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिटेंशन होगी। इनमें इंक्लूड है एस्थमा, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ट्यूमर इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो ये याद रखिए कि रिस्ट्रिक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज़ में ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होगा, ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होगा। जब ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होता है तो हमारे पास हाइपोक्सीमिया डेवलप होते हैं, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में तो ऑक्सीजनेशन ठीक है, हाइपोक्सीमिया नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हाइपरकिपनिया डेवलप होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा और हाइपरकिपनिया की वजह से फिर एसिडोसिस होगी, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये था आज का लेक्चर लंग्स मैकेनिक्स के हवाले से कि लंग्स के अंदर किस तरह मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं। अगर इसमें किसी का फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।